ऑलराइट जी, तो ओके, आगे सबको देखिए, रेशनल मेडिकेशन यूज जो है वो मज़ीद आपको जाके क्लियर होगा जब हम पढ़ेंगे एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन, एविडेंस बेस्ड, उसमें मज़ीद जो है हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक हम उसको इतना कह सकते हैं कि जब कोई भी हम प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हों, जितने डोज में दे रहे हों, जिस डोजेज फॉर्म में जा रही हो, उसके बिहाइंड एक रीज़न मौजूद होना चाहिए, एक वजह मौजूद होनी चाहिए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर ब्लड प्रेशर रिड्यूस, लेट से चलें दूसरे डायबिटीज़ की तरफ चलते हैं दोबारा। एक पेशेंट डायग्नोस हुआ रिसेंटली डायबिटीज़ का, ठीक है ना। डायबिटीज़ के पेशेंट को इनिशियल ट्रीटमेंट आपके ख्याल में क्या मिलनी चाहिए? सर इनिशियली तो हम लोग को मतलब शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिकेशन देनी चाहिए, जैसे ग्लूकोफेज हो गई या ग्लूसिमेट हो गई। डिपेंड करता है कि उनकी कितनी हाई है शुगर। ओके, और सर सबसे पहले उनको मतलब शुगर को अवॉइड करने के लिए हमें पेशेंट केयर, जैसे हम लोग वही बताते हैं कि भाई आपने ये चीजें अवॉइड करनी है, तो उन्हें शुगर कंटेनिंग जितने भी फूड हैं वो सब छोड़ने चाहिए सबसे पहले। राइट। और आपने दो मेडिकेशंस का नाम लिया, लेट सपोज कि पेशेंट को मेडिकेशन स्टार्ट करनी है, आप दो मेडिकेशंस का नाम लिया, एटलीस्ट कोई 50 के करीब तो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अगर हम डायबिटीज एंटी डायबिटिक एजेंट्स की पूरी क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें अराउंड 50 के करीब मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं टोटल। आपने दो का नाम क्यों लिया और फिर आखिरकार इन दो में से भी किसी एक के ऊपर आप क्यों जाए? यहाँ चलें, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक पेशेंट जब डायबिटीज का डायग्नोस हुआ तो डिपेंडिंग कि उस पेशेंट की HbA1c वैल्यू क्या है, उस HbA1c वैल्यू जो पेशेंट की आती है उसके अकॉर्डिंग पहले पेशेंट को लाइफ स्टाइल चेंजेस की तरफ लेके जाना चाहिए। अगरचे वो बहुत सीवियर नहीं है, जैसा कि आपने कहा, सीवियर का मतलब तो इमरजेंसी केस है। हम इस वक्त इमरजेंसी केस की बात नहीं कर रहे। इमरजेंसी केस होगा, ऑब्वियसली उसको इंसुलिन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के थ्रू जो है वो जा रही है। सर लेकिन इंसुलिन तो तब देंगे ना जब HbA1c 10 से अबव हो जाए, उससे पहले तक तो हमें मेडिकेशन ही देनी होती है। ये आपने जो एक बात की, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर पेशेंट की कंडीशन इमरजेंसी की है तो ऑब्वियसली उस वक्त हम ओरल डायबिटिक एजेंट पर तो नहीं जाएंगे। जी 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 लेट से ठीक। कि पेशेंट जो है वो 800 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से उसका लेवल इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली एक इमरजेंसी का केस, राइट। यहाँ पे हम रूटीन की केस की बात कर रहे हैं, जैसे रूटीन की केसेस में पेशेंट सिम्टम्स के साथ आया, डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया कि रिपोर्ट्स भी अपने साथ HbA1c ले आया पेशेंट, डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया कि डायबिटिक का पेशेंट, ठीक है। प्रेस्क्राइबर ने उसको जो है वो लाइफ स्टाइल चेंजेस रिकमेंड की और उसके साथ मेटफॉर्मिन लिख के दे दी, मेटफॉर्मिन। अब अगर पूछा जाए प्रिस्क्राइबर से कि जी आउट ऑफ 50 मॉलिक्यूल्स आपने मेटफॉर्मिन क्यों चूज की है, तो वो हमें ये बताएगा कि जब डायबिटीज के पेशेंट्स में ये स्टडी की गई कि जितनी भी क्लासिफिकेशन ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स की मौजूद हैं, उन तमाम क्लासिफिकेशंस को, तमाम मॉलिक्यूल्स को अगर इनिशियली जब स्टार्ट करवाया जाता है तो उसमें सबसे बेहतरीन रिजल्ट मेटफॉर्मिन का आता है। देखिए जी, एक वजह तो ये हो गई, उसने डेटा बता दिया कि सबसे बेहतरीन रिजल्ट मेटफॉर्मिन का आता है। अब हम जानना चाहेंगे ये बेहतरीन रिजल्ट असल में है क्या, आप किसको कहते हैं कि ये बेहतरीन रिजल्ट है? तो वो ये कहेगा मिसाल के तौर पर कि एक बेहतरीन रिजल्ट तो ये है कि ऐसे तमाम पेशेंट्स जिनको कि मेटफॉर्मिन के ऊपर इनिशिएट किया जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन या ऑन एन एवरेज बेस 3 साल तक ऐसे पेशेंट्स को दूसरा कोई मॉलिक्यूल ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे पेशेंट्स सिंगल ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट पर कंट्रोल रहते हैं। लेकिन
दूसरे पेशेंट्स जिनको अगर गिलिपिक्लेमाइड पे स्टार्ट करवाया जाता है तो वो पेशेंट्स को 1 साल के अंदर अंदर दूसरे एंटी डायबिटिक एजेंट की नीड पड़ जाती है और वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक सिंगल ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट पे कंट्रोल नहीं रहते। सर लेकिन हम मल्टीपल देने के बजाय ऐसा भी तो होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मेटफॉर्मिन का नाम लिया और मेटफॉर्मिन उस पेशेंट को सूट नहीं कर रही है तो हम उससे शफल करके ग्लूटामेट पे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल। तो जी तो इसमें हम लोगों ने जस्ट उसको शफल ही किया है, उसका मतलब और तो कुछ हम लोगों ने चेंज नहीं किया कि डबल अगर हम लोगों को डोज देना पड़ रहा है उसको या फिर इस तरीके का कोई तो प्रॉब्लम नहीं आया, सिर्फ हमने शफल की है मेडिसिन मेडिसिन। जी तो आपने शफल किए तो शफल करने के पीछे आपके पास रीजन है ना। द रीजन इज द रेशनल। यानी कि ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपका दिल किया आपने शफल कर दिया। मिसाल के तौर पे एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया उसने आपसे कहा कौन से ड्रग का अभी आपने नाम लिया। सर मैंने ग्लूटामेट बोला है। ग्लूसामाइड। उसने कहा कि आप ग्लूसामाइड लिख दें मैं आपके चेंबर में एक एयर कंडीशनर लगवा देता हूँ। मेटफॉर्मिन को छोड़े नहीं लिखा करें मेटफॉर्मिन। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि आपने कहा कि पेशेंट को मेटफॉर्मिन सूट नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल कोई वेट गेन से रिलेटेड कोई उसको एडवर्स रिएक्शन आ रहा है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है। यू हैव द साइंटिफिक रीजन। अब आपके पास दो रीजन है, एक आपका पर्सनल रीजन है क्लिनिक से रिलेटेड और एक आपके पास मेडिकल रीजन है। तो जो मेडिकल रीजन है वो आपका रेशनल है और जो पर्सनल रीजन है वो रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है। जहाँ कहीं आपके पास मेडिकल रीजन मौजूद होगा आपके किसी भी डिसीजन का, दैट इज रेशनल। ठीक है सर, अब समझ आ गया। चलिए और किसी का कोई सवाल है हम या हम आगे चलें। टाइम है हमारे पास, टाइम है ना 10 मिनट। 12:19 टाइम हो गया क्या सर है। 12:19 12:20 पे एंड होता है सेशन। एंड होता है तो अगर आपका देखें आगे सेशन नहीं है तो आप इसको 25 से 30 मिनट्स का एक सेशन कर लें ताकि जो प्रीवियस वीक का हमारा लॉस है वो कंपनसेट हो सके। अगर हम उसको कंपनसेट ना कर सके तो हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो सर आप ले लें बेशक। आज एक ये कर लीजिए और जो नेक्स्ट वीक में हमारा ट्यूटोरियल के साथ बल्कि इसी वीक में जो भी है हमारा ट्यूटोरियल के साथ एक उसमें कर लीजिए ताकि हमारे जो क्वांटिटी है वो पूरी हो सके। ठीक है सर, वैसे कल आपका है काफी लंबा सेशन है, कल आपका 2 सेशंस हैं। ठीक है तो उसमें हम 3 सेशन एटलीस्ट कर देंगे, कम से कम अच्छा चलें, 35 मिनट्स का ईच। चलें ठीक। ठीक है चलें तो हम एक स्लाइड या और कर लेते हैं। जो हमने आउटकम्स की बात की, डेफिनेट आउटकम्स, राइट, जो फार्मास्यूटिकल केयर की बात करते हुए जो हमने डेफिनेट आउटकम्स की बात की वो आउटकम्स क्या हैं। उसमें दो तरह की आउटकम्स हैं, एक प्राइमरी आउटकम है, एक सेकेंडरी आउटकम्स कह सकते हैं या अदर इम्पोर्टेंट आउटकम्स हैं। सेकेंडरी आउटकम्स को हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है या उस पर हम कुछ लेवल तक कंप्रोमाइज कर सकते हैं अगर हमारा प्राइमरी आउटकम हमने उसके लेवल को इंक्रीज करना, उसको इंश्योर करना है। प्राइमरी आउटकम क्या है, एक है क्योर ऑफ डिजीज, यानी कि जो थेराप्यूटिक डिसीजंस हम ले रहे हैं, जो थेरापी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो प्राइमरी आउटकम है वो एक क्योर ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज कंप्लीटली क्योर हो जाए। जैसे अगर पेशेंट को सेप्सिस हुआ हुआ है, इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ब्लड इन्फेक्शन, तो उस इन्फेक्शन की कंप्लीट एलिमिनेशन, कंप्लीट क्लियरेंस उस इन्फेक्शन की इज क्योर ऑफ द डिजीज, राइट। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर है जहाँ पर कि डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, कि पेशेंट किस स्टेज पे जाके आइडेंटिफाई हुआ है, डायग्नोज हुआ है, वहाँ पर क्योर ऑफ डिजीज पॉसिबल नहीं होगी। वहाँ पर थेरापी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस हो सकें, एलिमिनेट हो सके। कैंसर का पेन है तो कैंसर का पेन रिड्यूस हो सके और जो मजीद दूसरे सिम्टम्स हैं वो एलिमिनेट हो सके, कम से कम हो सके एज एन ऑब्जेक्टिव।
Arresting or slowing of the progression of the disease is also a primary outcome. जैसे कि डायबिटीज है, डायबिटीज एक दफा हो गई मतलब अब वो लाइफ लॉन्ग है, वो अभी तक की जो मेडिकल प्रोग्रेस है उसके हिसाब से जिसको हो गई वो उसके साथ ही दुनिया से रुक सकती है, ठीक है ना, उसकी कंप्लीट क्योर तो हो नहीं सकती। एक तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि उससे सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सके डायबिटीज़ की ही। अब डायबिटीज़ चूंकि लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर भी इसी तरह की डिजीज़ है, कैंसर भी इसी तरह की डिजीज़ है, तो इस डायबिटीज़ की जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन से वी मीन कि डायबिटीज़ के एक स्टेज पे जाके पेशेंट को नेफ्रोलॉजी हो जाती है, एक स्टेज पे जाके उसको न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स हो जाते हैं, राइट जी, एक स्टेज पे जाके उसको कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स हो जाते हैं। ये जो प्रोग्रेशन है, इस प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी तक का डेटा हमें ये कहता है कि एक पेशेंट डायबिटीज का डायग्नोस होने के बाद ऑन एन एवरेज ड्यूरेशन 20 इयर्स में उसकी किडनीज जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, ठीक है, या उसकी नर्व्स जो है वो पेरिफेरल नर्व्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, उसको ठंडे गर्म पानी का पता नहीं चलता, कहीं गर्म जगह पे पैर रख दिया उसका पता नहीं चलता, इवन के बर्न भी हो जाए तो भी उसको पता नहीं चलता, कोई और देखे तो वो आइडेंटिफाई करता है कि जी आप तो इतने गर्म पानी से शावर लेके आ गए कि आपने पूरी पीठ जला डाली, ये सिम्टम्स उसको हो जाते हैं। तो ये जो प्रोग्रेशन है उस पेशेंट की, उस प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सके, बजाय ये कि 40 साल की एज में पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोस हुई और 43rd ईयर में जाके उसकी किडनीज भी डैमेज होना शुरू हो गई, उसका हार्ट भी डैमेज होना शुरू हो गया, उसकी आइज भी खराब होना शुरू हो गई। तो ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो स्टेज वाइज उसकी प्रोग्रेशन है, इसको स्लो करना आउटकम है फार्मास्यूटिकल केयर की, राइट जी। देन प्रिवेंटिंग अ डिजीज और सिम्टम, HIV एड्स को होने से रोकना, तो उसको प्रिवेंट करना। सिमिलरली एक पेशेंट अगर कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट है तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना, राइट जी। ये कोविड के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, ये प्राइमरी आउटकम्स हैं, या किसी भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किसी तरह से प्रिवेंट करना आउटकम है फार्मास्यूटिकल केयर। ठीक है जी, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको कि हमने फार्मास्यूटिकल केयर में देखा कि फार्मास्यूटिकल केयर का पर्पस जो है वो डेफिनेट आउटकम्स लेके आना है। ये वो उन डेफिनेट आउटकम्स के एग्जांपल्स हैं कि डेफिनेट आउटकम्स क्या होते हैं। अदर इम्पोर्टेंट आउटकम्स हैं जिसमें कि एक डिजीज़ किसी दूसरी डिजीज़ को मज़ीद एग्रीवेट न कर सके, उसको एक डिजीज़ दूसरी डिजीज़ पे इम्पेक्ट करने से उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना, ये आउटकम है थेरेपी का। जैसे अमूमन अगर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट्स हैं, वो ज़्यादा प्रोन हैं कोविड मोर्टेलिटी के। इट मीन्स कि एक डिजीज़ जो है वो दूसरी डिजीज़ को एग्रीवेट कर देती है, उसको एग्जैजरेट कर देती है। एक डिजीज़ दूसरी डिजीज़ को डेंजरस कर सकती है, इसलिए ये कोशिश करना कि एक डिजीज़ किसी दूसरे डिजीज़ को ना इम्पेक्ट करे। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज इटसेल्फ जो है वो डायबिटीज़ के लिए रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए रिस्क फैक्टर्स है। ये दोनों डिजीज एक दूसरे को एग्रीवेट ना कर पाए। जो ड्रग्स प्रोवाइड की जा रही हैं उनके एडवर्स इफेक्ट्स, उनके साइड इफेक्ट्स, जो ये एडवर्स इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ये हमने शायद बहुत आगे जाके देखना है प्रोबेबली फार्माकोविजिलेंस में। ये एडवर्स इफेक्ट्स मिनिमाइज करना, राइट। देन कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी प्रोवाइड करना। कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी क्या है जी? आप लोग कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी पे इजहार ख्याल करें। मैं जब तक, जी अमजद खान बोला, मैं जब तक अटेंडेंस मार्क करता हूँ। सर ये फाइनल ईयर की क्लास है या फोर्थ ईयर की? ये फोर्थ ईयर की क्लास है भाई। सर तो हमारी क्लास भी तो थी ना 12-20 पे।
मेरे पास जो टाइम टेबल, अच्छा 12:20 पे, ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैं बस ये स्लाइड इनकी कंप्लीट करा के स्टार्ट करा देता हूं। असल में जहाँ पे दो क्लासें एक साथ है ना, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस हवाले से। तो ठीक है सर। अभी आप फिलहाल काइंडली ये करें कि जितने भी लोग फाइनल ईयर के हैं वो ये सेशन लेफ्ट कर लें और 12:35 पे सेशन ज्वाइन करें। ओके सर, थैंक यू। सर इसी लिंक को जो लास्ट टाइम आपने दी थी फाइनल ईयर को, वही उसी लिंक को क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन करना है? जी हाँ, लिंक तो यही रहेगा, पासकोड और आईडी यही रहेंगी सारी क्लासेस। ओके सर। जी, फोर्थ ईयर से भाई बताइए कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी। सर वो थेरेपी जिसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट हमारा जा रहा है, फॉर एग्जांपल कैंसर के ट्रीटमेंट में लाइक कीमोथेरेपी वगैरह होती है, तो इसमें वो ज्यादा कॉस्टली होता है। ओके, ठीक है, तो मुझे ये आप नेक्स्ट सेशन में दोबारा याद दिला दीजिएगा, हम इस पर कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी में मजीद बात करेंगे। ठीक है जी, जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कल या परसों जब भी हमारा सेशन हो, उसमें हम इस पे बात करेंगे कॉस्ट सर कल इफेक्टिव। मॉर्निंग में आपका सेशन है 8:45 पे। ठीक है जी, उस पर हम बात कर लेंगे 8:45 में। ठीक है जी, तो कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी ऑब्जेक्टिव है और पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना और इम्प्रूव करना सेकेंडरी या अदर इम्पोर्टेंट आउटकम्स में शामिल है। ठीक है जी, तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर ठीक है जी, जी आशीष। सर ये फिजिकल क्लासेस का क्या प्रोग्राम है, होंगी या क्या कहते हैं अभी ऑनलाइन ही चलेंगी हमारी? बट मेरा ख्याल ही है, मेरे पास इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो अभी तक नहीं आई है, बट आई थिंक कि इस पे मैनेजमेंट अभी कंसिडरेशन करेगी और चांसेस एग्जिस्ट करते हैं फिजिकल क्लासेस के। थैंक यू सर। तो आई थिंक कि जो लैब्स हैं वो हो सकता है कि चली जाएं कंप्लीट उस पर फिजिकल पे, और जो थ्योरीज हैं उसका कुछ पोर्शन फिजिकल पे चला जाए और कुछ जो है वो ऑनलाइन ही रहे। ओके सर, ओके एसओपीज के अकॉर्डिंग कितना मैनेज हो सकता है ऑन कैंपस, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, और किसी का कोई सवाल है तो अदरवाइज हम सेशन क्लोज करते हैं। चलिए ठीक है जी, मैं सेशन क्लोज करता हूँ, फाइनल ईयर वाले सेशन ज्वाइन कर लें और फोर्थ ईयर वाले जो है वो रेस्ट करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।